सुबह के 4:30 बज रहे थे और गांव के ऊपर आसमान अभी तारों से भरा था। रसोई में पहले से ही चूल्हे की आंच जल चुकी थी। 19 साल की सावित्री, इस घर की सबसे छोटी बहू, तवे पर पहली रोटी सेंक रही थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक कर आटे में मिल रही थीं, मगर उसके हाथ नहीं रुके। सावित्री, अभी तक चाय नहीं बनी? रसोई के दरवाजे से आवाज आई। ये थी मंझली बहू कमला, जिसकी जुबान हमेशा किसी न किसी शिकायत से भरी रहती थी। बन ही रही है दीदी, सावित्री ने बिना सर उठाए कहा। तुम तो जैसे धीमी चींटी हो, सास जी उठने ही वाली हैं। कमला ने ताना मारा और रसोई से निकलकर आंगन की ओर चली गई। आंगन में उस वक्त सबसे बड़ी बहू राधा कपड़े धो रही थी। 35 डिग्री की गर्मी अभी सुबह ही महसूस होने लगी थी। तभी उसकी नजर कोने में लगे तुलसी के पौधे पर पड़ी। रात भर जो हरा भरा था वो अचानक जड़ से उखड़ा पड़ा था। मिट्टी बिखरी हुई थी। ये किसने किया? राधा ने हैरानी से पौधे को उठाया। कल रात तो ठीक था। पीछे से आती सावित्री की आवाज कांप गई। वो रसोई से निकलकर आंगन में आ गई थी। कहीं कोई अशुभ संकेत तो नहीं? चुप रहो, ऐसी बातें मत करो, राधा ने डांटा। पर उसके मन में भी एक अनजाना खटका बैठ गया। घर के भीतरी कमरे से गंगा देवी लाठी टेक कर आंगन में आईं और तुलसी का उखड़ा पौधा देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। ये वही दिन है जब से ये घर उजड़ने लगा है, जब से सावित्री इस घर में आई है। ना बारिश हुई है, ना फसल हुई, अब तुलसी भी उखड़ गई। माँ जी, ये सिर्फ इत्तेफाक है, राधा ने बीच में कहा। पर गंगा देवी ने सुना ही नहीं और वापस अपने कमरे में चली गईं। रसोई के भीतर लौटकर सावित्री रोटियां सेकते सेकते खिड़की से बाहर झांकती रही। घर के बाहरी दालान में उसका पति विनोद खेत की ओर जाने की तैयारी कर रहा था, कंधे पर हल्का जुआ रखे। सुनो, सावित्री ने खिड़की से आवाज दी। पानी की बोतल ले जाना, आज बहुत गर्मी है। तुम भी ना हर रोज यही चिंता करती हो। विनोद मुस्कुराया, बोतल उठाई और घर की ड्योढ़ी से निकलकर गांव की पगडंडी पकड़ खेत की ओर बढ़ चला। खेत पहुंचते ही विनोद के पैर जमीन पर जम गए। मेड़ पर रखी बीज की 3 बोरियां गायब थीं। वो हांफता हुआ वापस दौड़ा। गांव की गली पार करता घर की ड्योढ़ी में घुसते ही चिल्लाया, बापूजी, खेत से बीज की बोरियां चोरी हो गईं। रामलाल, जो बुखार से कमजोर होकर भीतरी कमरे में लेटे थे, उठ बैठे। ये कैसे हो सकता है? खेत की मेड़ तो घर के पास ही है। राधा हाथ का काम छोड़कर आंगन से सीधे खेत की ओर दौड़ी। गांव की धूल भरी गली, फिर पगडंडी, फिर मेड़, 3 जगहों से गुजरकर वो खेत पहुंची। मिट्टी पर ध्यान से देखा तो जूतों के निशान थे, भारी बूट के निशान, ऐसे जो गांव में शायद ही कोई पहनता हो। ये निशान किसी और के हैं। चोर बाहर से आया होगा, राधा ने मन ही मन सोचा और वापस गांव की गली की ओर चल पड़ी। कुछ था जो उसे कुरेद रहा था। रास्ते में पड़ोसन शांता काकी अपने घर के बाहर बैठी मिली। अरे राधा बिटिया, सुना है बीज भी चोरी हो गए तुम्हारे यहाँ से। काकी की आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। हाँ काकी, समझ नहीं आ रहा कौन कर सकता है ये। राधा रुककर काकी के आंगन की चौखट पर बैठ गई। सुना है साहूकार रंगलाल भी इन दिनों तुम्हारे बापूजी से पुराना कर्ज मांग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? काकी ने बात अधूरी छोड़ दी और जल्दी से भीतर चली गई, मानो कुछ ज्यादा बोल गई हूँ। राधा वहीं खड़ी रह गई। रंगलाल साहूकार का नाम सुनते ही उसके दिमाग में कई बातें कौंधने लगी। पिछले महीने ही रंगलाल ने घर आकर रामलाल से खेत की जमीन बेचने की बात की थी, बहुत कम दाम पर, मुसीबत के वक्त में मदद के नाम पर।
घर लौटते वक्त राधा गांव की परचून की दुकान पर रुकी, जहां दुकानदार मोहन काका बैठे थे। काका, कल रात यहाँ से कोई अजनबी गुजरा था क्या? भारी जूतों वाला कोई? मोहन काका ने माथे पर हाथ फेरा। अजनबी तो नहीं देखा बिटिया, पर कल शाम रंगलाल का नौकर छोटू जरूर इधर से गुजरा था, हाथ में एक थैला लिए, जल्दी में लग रहा था। राधा के मन का शक और गहरा हो गया, पर उसने अभी किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को घर की रसोई में बैठकर खाना खाते वक्त गंगा देवी ने फिर वही बात दोहराई। जब से ये बहू आई है, घर में एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। पहले सूखा, अब चोरी। मैंने तो सुना है पिछले हफ्ते एक साधु भी गांव से गुजरा था, कह रहा था किसी घर पर बुरी छाया है। सावित्री थाली छोड़कर उठी और रसोई से बाहर घर के पिछवाड़े की तरफ चली गई, जहां अंधेरे में सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। राधा उसके पीछे पीछे गई। सावित्री, इन बातों पर ध्यान मत दो। मुझे लगता है कि ये सब किसी इंसान की करतूत है, किसी भूत प्रेत या साधु की भविष्यवाणी की नहीं। राधा ने धीरे से कहा, पर दीदी, अगर सच में मेरी वजह से। सावित्री की आवाज टूट गई। नहीं, कल रात से मैं एक बात पर गौर कर रही हूँ। जब से रंगलाल साहूकार ने जमीन मांगी है, तभी से ये सब शुरू हुआ है। और आज मोहन काका ने भी बताया कि कल शाम छोटू भी जल्दी में कहीं जा रहा था। राधा की आंखों में एक नई चमक थी। अगली सुबह राधा और कमला दोनों बाजार गईं, आटा और जरूरी सामान लेने। दोनों बाजार की भीड़ में पहुंची। बाजार में एक जगह भीड़ जमा थी। एक बूढ़ा साधु कावड़ लिए ऊंची आवाज में कह रहा था, इस गांव पर संकट है, किसी घर की बहू पर बुरी नजर है। दीदी, ये वही बात कह रहा है जो माँ जी कहती हैं। कहीं सच में? कमला ने धीमे से कहा। राधा ने भीड़ को गौर से देखा। साधु के पास ही खड़ा एक आदमी उसे तांबे के सिक्के थमा रहा था। ये आदमी कोई और नहीं, रंगलाल का ही एक और नौकर था, जो पहले भी घर के सामने मंडराता देखा गया था। राधा की आंखें सिकुड़ गईं। ये साधु असली नहीं है कमला। किसी ने इसे पैसे देकर भेजा है, ताकि गांव में डर फैले और लोग हमारी मदद करने से डरें। राधा ने फुसफुसाकर कहा। तुम्हें कैसे पता? कमला ने हैरानी से पूछा। देखो उस आदमी को जो साधु को पैसे दे रहा है, वो रंगलाल के आदमियों में से एक है। राधा ने इशारा किया। तभी बाजार की एक परचून की दुकान पर उन्हें रंगलाल का नौकर छोटू कुछ खरीदते दिखा। कमला ने उससे बात करनी चाहिए, पर छोटू उन्हें देखते ही घबराकर सामान छोड़कर भाग गया। ये ऐसे क्यों भाग गया? कमला ने हैरानी से पूछा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा कमला। साधु, छोटू, वो अजनबी आदमी, ये सब एक ही जाल का हिस्सा लगता है। चलो आज रात हम खेत और कुएं पर नजर रखेंगे। घर लौटकर रसोई में सावित्री को साथ लेकर राधा ने योजना बनाई। आज रात हम बारी बारी से जाकर खेत और कुएं के पास नजर रखेंगे। अगर सच में कोई इंसान ये सब कर रहा है, तो आज या कल रात वो जरूर दिखेगा। पर दीदी, अगर माँ जी को पता चला तो? उन्हें अभी कुछ मत बताओ। जब तक हमारे पास सबूत नहीं होगा, कोई हमारी बात नहीं मानेगा। रात के अंधेरे में तीनों बहुएं बारी बारी से घर की छत पर चढ़कर खेत की तरफ नजर रखने लगीं। पहली रात कुछ नहीं हुआ, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती रही। दूसरी रात भी सन्नाटा रहा, सिर्फ दूर मंदिर की घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी। तीसरी रात जब सावित्री की बारी थी, उसे दूर मेड़ पर कुछ हिलता दिखा। घबराकर उसने राधा को जगाया, पर जब तक दोनों नीचे पहुंची, वहां कुछ नहीं था। माफ करना दीदी, मुझे लगा शायद। कोई बात नहीं, सतर्क रहना ही अच्छा है। चौथी रात जब कमला की बारी थी, उसे दूर मेड़ पर एक टॉर्च की हल्की रोशनी हिलती दिखी। दीदी, राधा दीदी, जल्दी उठो। राधा और सावित्री झट से उठ गईं। तीनों दबे पांव आंगन से निकली। ड्योढ़ी पार की गांव की सुनसान गली से होते हुए
खेत की मेड़ की ओर बढ़ी। अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक आदमी कुएं के जगत के पास झुका हुआ कुछ कर रहा था। कुएं की नाली में मिट्टी और पत्थर डाल रहा था ताकि पानी घर की तरफ न बह सके। रुको, कौन हो तुम? आदमी चौंक कर मेड़ से कूदकर खेत के पार खड़े जंगल की झाड़ियों की तरफ भागने लगा, पर अंधेरे में पैर फिसलने से वो गिर पड़ा। विनोद, जो पास के खेत की मचान पर सोया हुआ था, शोर सुनकर कूद पड़ा और भागते हुए आदमी को झाड़ियों के किनारे ही दबोच लिया। टॉर्च की रोशनी में जब चेहरा दिखा तो सब हैरान रह गए। ये वही छोटू था, रंगलाल साहूकार का नौकर। सब मिलकर उसे घसीटते हुए वापस घर की ड्योढ़ी तक ले आए। सच सच बता, ये सब तू क्यों कर रहा था? छोटू पहले तो चुप रहा। मुझे मालिक रंगलाल ने भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर इस परिवार को लगातार नुकसान होता रहे तो ये लोग डरकर सस्ते दाम में जमीन बेच देंगे। बीज की बोरियां भी मैंने ही चुराई थी, गोदाम में छिपा कर रखी हैं। तुलसी का पौधा भी मैंने ही उखाड़ा था, और वह साधु भी असली नहीं था। मालिक ने ही उसे पैसे देकर बुलाया था ताकि गांव में डर फैले और लोग ये सोचें कि सच में इस घर पर कोई बुरी छाया है। सावित्री के मुंह से एक हल्की सिसकी निकली, पर इस बार आंसुओं में दुख नहीं, राहत थी। तो ये सब मेरी वजह से नहीं था। नहीं सावित्री, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। साहूकार तुम्हारे डर का फायदा उठाकर हमारी जमीन हड़पना चाहता था। रामलाल, जो शोर सुनकर बाहर आ गए थे, गुस्से से कांप उठे। इतनी बड़ी साजिश! कल सुबह ही पंचायत में ये बात रखी। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सरपंच ने पंचायत भवन में सबको बुलाया। पूरा परिवार गांव की गली से होते हुए चौपाल तक पहुंचा, जहां पहले से ही आधा गांव जमा था। रंगलाल साहूकार को भी बुलाया गया, जो पहले तो मुकरता रहा, पर जब छोटू ने सबके सामने पूरी बात दोहराई, बीज की चोरी, तुलसी का उखाड़ना, नकली साधु को पैसे देना, कुएं की नाली बंद करना, तो रंगलाल के पास कोई जवाब नहीं था। भीड़ में खड़े मोहन काका ने भी गवाही दी कि उन्होंने छोटू को उस रात जल्दी में जाते देखा था। रंगलाल शर्मिंदा होकर सिर झुकाए भीड़ से निकल गया। छोटू और दो आदमी मिलकर बोरियां लेकर सीधे खेत की मेड़ तक गए और उन्हें वापस मचान के नीचे रख दिया। विनोद ने संतोष की सांस ली और बोरियों को गिनकर देखा। सब वापस मिल गई थीं। घर लौटकर आंगन में गंगा देवी ने सावित्री को गले लगा लिया। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें दोष दे दिया, जबकि असली दोषी कोई और था। मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप मत रोइए, आप सब ठीक हो गया। कुछ ही दिनों बाद आंगन में बैठी गंगा देवी अचानक तेज बुखार से बेहोश होकर गिर पड़ी। गर्मी और चिंता दोनों ने उन्हें थका दिया था। माँ जी! राधा चीखी और दौड़कर उनके पास पहुंची। घर में अफरा तफरी मच गई। सावित्री, पानी लाओ जल्दी। कमला, विनोद को बुलाओ। छोटे अस्पताल की ओर दौड़े। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने तुरंत जांच की। लू लग गई है और शरीर में पानी की बहुत कमी है। ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, कुछ घंटों में होश आ जाएगा, पर आराम जरूरी है। अस्पताल के गलियारे में बैठी, दीदी, अगर तुमने उस वक्त हिम्मत न दिखाई होती तो शायद हम कभी सच जान ही न पाते और साहूकार हमारी जमीन भी हड़प लेता और सावित्री पर ये इल्जाम भी हमेशा के लिए लग जाता। हिम्मत तो तुम दोनों ने भी दिखाई कमला। हम तीनों ने मिलकर ये राज सुलझाया। शाम तक गंगा देवी को होश आ गया। ये वापस घर लाया गया। घर पहुंचते ही राधा सीधे रसोई में गई और एक जुगाड़ शुरू किया। उसने एक बड़े मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसके ऊपर गीला कपड़ा लपेट दिया। ये क्या कर रही हो दीदी? ये एक देसी तरीका है पानी को ठंडा रखने का, बिना बिजली के। हमारे यहाँ बिजली भी अक्सर चली जाती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी। हम रसोई में भी ऐसे ही कुछ कर सकते हैं ताकि खाना जल्दी खराब ना हो। अगली सुबह दोनों ने मिलकर रसोई का पूरा नक्शा बदल दिया। एक कोने में गीले टाट के पर्दे लगाए, सब्जियां मिट्टी के बर्तनों में रखीं। सुबह शाम खाना बनाने का समय तय किया ताकि दोपहर की भीषण गर्मी में चूल्हे के पास ज्यादा देर न रहना पड़े।
कमला भी अब सुबह सुबह रसोई में मदद करने लगी थी, बिना किसी बहाने के।